यूपी में 7वें चरण की वोटिंग के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं। सुबह 7 बजे से जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। सियासी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए ताकत झोंक चुके हैं। अब जनता की बारी। सातवें चरण की 54 सीटों में 16 वीवीआईपी सीटों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें वाराणसी और आसपास की 9 जिलों के भविष्य का फैसला होना है। साथ ही योगी सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। विपक्ष की ओर से ओम प्रकाश राजभर, कांग्रेस के अजय राय, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और बीएसपी से एसपी में गए दारा सिंह चौहान की किस्मत भी कैद होने वाली है। 7वें चरण में पूर्वांचल की आधी सीटों पर घमासान होना है। इसके लिए कुल 613 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों में शपथ पत्र की बात करें तो एजीआर के मुताबिक इन 9 जिलों के 54 प्रत्याशियों में सपा के 26 प्रत्याशियों पर मामले दर्ज हैं, कांग्रेस के 20 प्रत्याशियों पर केस दर्ज हैं, बीएसपी के 20 प्रत्याशियों पर मामलों के साथ बीजेपी के भी 26 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में धनबली उम्मीदवारों का भी बोलबाला है। सभी दलों में ज्यादा प्रत्याशी करोड़पति हैं। 7वें चरण में ताल ठोक रहे 613 उम्मीदवारों में 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जिनमें बीजेपी के 40 प्रत्याशी करोड़पति हैं, सपा के 37 उम्मीदवार करोड़पति हैं, बीएसपी के 41 उम्मीदवार करोड़पति हैं और कांग्रेस के भी 22 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस 7वें चरण की 54 सीटों पर अलग अलग दलों के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 16 वीवीआईपी सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। कमोवेश इन्हीं सीटों से बाकी सीटों का भी समीकरण साफ हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में चुनावी घमासान के लिए आखिरी फेज बचे हैं। 7वें फेज के लिए मतदान में कुछ ही घंटे बचे हैं। 7 मार्च को यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें हम 7वें फेज की वीआईपी सीटों की बात करेंगे। योगी सरकार के मंत्री समेत करीब 16 दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी और कमोबेश इन्हीं सीटों से 7वें फेज की बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि इस फेज की वीआईपी सीटें कौन कौन सी हैं और वहां पर बड़े चेहरे कौन से हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले हम आपको वीआईपी सीटें दिखा देते हैं कि वो वीआईपी सीटें कौन कौन सी हैं जिस पर हर किसी की नजर रहेगी। वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट, ये भी वीआईपी सीट में से एक है। वाराणसी कैंट विधानसभा सीट, इसके अलावा वाराणसी की एक और सीट है, वो है शिवपुर सीट, जहां से अनिल राजभर चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अरविंद राजभर की सीट पर भी हर किसी की नजर है, वो भी शिवपुर से ही अनिल राजभर के सामने चुनावी मैदान में है। अजय राय इस सीट पर भी हर किसी की नजर है, यह है पिंडरा विधानसभा सीट। मोहम्मदाबाद सीट पर भी हर किसी की नजर है। अलका राय यहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। गाजीपुर सदर सीट की बात करें तो संगीता यहां से उम्मीदवार हैं। जहुराबाद पर हर किसी की नजर है। ओम प्रकाश राजभर जो कि बीजेपी से अलग हो गए हैं, वो इस बार यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, पहले भी यहीं से जीत कर आए थे। अनिल मौर्य प्रत्याशी हैं बीजेपी के घोरावल सीट से। प्रभु नारायण यादव हैं सकलडीहा सीट से, ये सीट भी वीआईपी सीट में से एक है। ज्ञानपुर की सीट भी वीआईपी सीट है। विजय मिश्रा एक बार फिर से यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। घोसी सीट भी वीआईपी सीट है। दारा सिंह चौहान जो कि पहले बीजेपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में है, लिहाजा इस सीट को भी वीआईपी सीट कहा जा रहा है। मऊ सदर से अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है, ये सीट भी वीआईपी सीट है। फूलपुर पवई की बात करें, रमाकांत यहां से चुनावी मैदान में है और ये सीट भी वीआईपी सीट है। मिर्जापुर सदर सीट भी वीआईपी सीट है। रत्नाकर यहां से चुनावी मैदान में है। जौनपुर सदर भी वीआईपी सीट में से एक है। गिरीश चंद्र यादव यहां से चुनावी मैदान में है। ये 16 वीआईपी सीटें हैं जिस पर हर किसी की नजर बनी रहेगी और इन सभी जिलों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि यहां पर किस तरीके के फैक्टर देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक का मूड क्या है। रिपोर्टर जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो हर पहलू को समझाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ेंगे, ऋषभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, चंदौली से नितिन हमारे साथ जुड़ेंगे, मिर्जापुर से सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे, आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय, मऊ से अभिषेक, जौनपुर से मनोज सिंह पटेल, भदोही से दिनेश। ये सभी रिपोर्टर सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि सभी जिलों में एक्स फैक्टर क्या है, मुद्दे क्या है और पब्लिक का मूड क्या है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हर समीकरण इन सभी सीटों पर हमें समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी सीट नंबर 1 की, वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट जो कि वीआईपी सीट नंबर 1 है। यहां से कौन कौन से बड़े चेहरे आप देख लीजिए।
योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। सामने है कामेश्वर नाथ दीक्षित, दिनेश कसौधन बीएसपी की तरफ से हैं और मुदिता कपूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताल ठोक रही हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है, आप ये भी समझ लीजिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि नीलकंठ तिवारी जो कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो एक बार फिर से यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। लिहाजा इस सीट को वीआईपी सीट कहा जा रहा है। देखना होगा कि 2022 में क्या एक बार फिर से वो इस सीट पर कमल खिला पाते हैं। और चलते हैं मनु के पास और जानते हैं कि वाराणसी का सियासी इतिहास भूगोल 2012 और 2017 में क्या रहा है। शुक्रिया अमित। तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि दरअसल 2012 और 2017 में बनारस में क्या स्थिति रही थी। तो ये देखिए 2017 में यहां स्थिति ये है कि बीजेपी के पास 6 सीटें हैं, 8 सीटें टोटल है बनारस में, जिसमें से बीजेपी के पास 6 पर कब्जा है, अन्य के खाते में 2 गई हैं। वहीं अगर 2012 के भी मैं जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाऊं तो 2012 में स्थितियां अलग थी। 2012 की स्थितियां ये कहती हैं कि बीजेपी के पास 3 सीटें थी, यहां पर बीएसपी 2, समाजवादी पार्टी 1, जबकि कांग्रेस के पास भी 1 और अन्य के पास भी 1, यानी कि 3 पर बीजेपी ने कब्जा जरूर जमाया, लेकिन बाकी जो 25 सीटें हैं उसमें बंटवारा हुआ है। और 2017 में वही स्थितियां बदली और 2017 में सबसे ज्यादा सीटें गई बीजेपी के खाते में विद अ वोट शेयर ऑफ 38.35% के साथ, और अन्य के खाते में 2, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी तीनों को ही एक भी सीट नहीं मिली। अमित शुक्रिया मनु। तो 2017 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई थी। 2012 में जो तस्वीर यहां पर थी 2017 में देखने को मिला कि करीब करीब हर सीट पर कमल खिला था। एक और सीट की बात कर लेते हैं। वीआईपी सीट नंबर 2 कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। ये भी वाराणसी की एक सीट है। ये सीट है वाराणसी उत्तरी विधानसभा सीट, जहां से रविंद्र जायसवाल ये भी मंत्री है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। उनके सामने अशफाक अहमद समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, श्याम प्रकाश बीएसपी की तरफ से और गुले राना तबस्सुम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि रविंद्र जायसवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और वो भी योगी कैबिनेट का हिस्सा थे, मतलब मंत्री थे। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये सीट भी वीआईपी सीट है। अब वीआईपी सीट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये सीट है वाराणसी कैंट विधानसभा सीट, जहां से सौरभ श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है, सामने पूजा यादव हैं और बीएसपी की तरफ से कौशिक कुमार पांडे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से राजेश कुमार मिश्रा हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है एक बार फिर से समझते हैं। ये सीट वीआईपी सीट है क्योंकि सौरभ श्रीवास्तव एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो यहां पर कमल खिलाएंगे। राजेश मिश्रा उनके सामने है, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी। इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है कि तगड़ा मुकाबला है। और चलते हैं मनोज जी के पास और समझते हैं कि इस बार वाराणसी में क्या एक्स फैक्टर दिख रहा है उनको। क्या लग रहा है कि मोदी मैजिक के सहारे एक बार फिर से बीजेपी बनारस की सभी सीटों पर कमल खिला ले जाएगी सर? मनोज से अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो वाराणसी में क्या लग रहा है आपको कि 2017 का इतिहास बीजेपी 2022 में दोहरा पाएगी? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। कुछ और विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, वीआईपी सीटों की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर से इन सभी सीटों पर हम चर्चा करेंगे मनोज जी से। वीआईपी सीट नंबर 4 की बात करते हैं। यह सीट भी वाराणसी की सीट है और शिवपुर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं, जिसे वीआईपी सीटों में से एक सीट कहा जा रहा है। यहां से अनिल राजभर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, उनके सामने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, बीएसपी की तरफ से रवि मौर्य है, कांग्रेस की तरफ से गिरीश पांडे है। वीआईपी सीट क्यों है ये भी समझिए आप। वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे अनिल राजभर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, मंत्री रहे हैं, एक विधायक के तौर पर भी और एक मंत्री के तौर पर 5 साल के उनके कामकाज के आधार पर ही पब्लिक वोट करने के लिए जा रही है। और सामने है ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, जो कि 2017 में बीजेपी के साझीदार थे, लेकिन इस बार वो उनके सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वीआईपी सीट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यह वाराणसी की पिंडरा विधानसभा सीट है। यहां से बीजेपी की तरफ से अवधेश सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए हैं, राजेश कुमार सिंह समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से हैं, बाबूलाल पटेल बीएसपी की तरफ से हैं और अजय राय कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे। वीआईपी सीट क्यों है आप ये भी समझिए। अजय राय कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है, 2012 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में बीजेपी प्रत्याशी से वो हार गए थे। चलते हैं सहयोगी उपेंद्र के पास। उपेंद्र, इस बार वाराणसी की वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें, एक्स फैक्टर क्या है, मुद्दे क्या हैं, पब्लिक का मूड क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई होने से सीधे सीधे जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो दो लोगों के बीच में हो जा रहा है और कहीं कहीं जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी जिस पार्टी ने उतार दिए है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। जैसे अमूमन जो उत्तरी सीट है जहाँ से खुद मंत्री रविंद्र जायसवाल जो भाजपा से हैं उनके सामने समाजवादी पार्टी ने अशफाक अहमद डब्लू को उतार दिया है, तो वहाँ पे कांग्रेस ने भी वहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी तबस्सुम को उतार दिया है, जबकि वहाँ पर 1 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या जो पूरा समाजवादी पार्टी की कोशिश है वो कामयाब हो पाती है, मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाता है, क्योंकि रविंद्र जायसवाल यहाँ से 2 बार से जीत रहे हैं। इसी तरीके से बात पिंडरा की कर ली जाए, पिंडरा से खुद अजय राय हैं जो कांग्रेस से एक बार फिर मैदान में है, और अजय राय 2 बार से लगातार जो है उनकी जो स्थितियां हैं वो तीसरे नंबर पर जा रही है। यहाँ पर बसपा से जो बात है वो दूसरे नंबर पर है, इस बार भी वो मैदान पटेल वोटों की संख्या जमीन इलाका है, पटेल वोटों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। दक्षिणी यहाँ से मंत्री नीलकंठ तिवारी। ठीक है उपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज सर, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी 2017 के इतिहास 2022 में वाराणसी की वीआईपी सीटों पर दोहरा पाएगी? नेटवर्क इशू है। हाँ। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वाराणसी की सभी सीटें वीआईपी सीटें क्यों हो जाती हैं, आप ये भी समझिए। बीते दिनों आपने देखा होगा कि सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी यहां पर। प्रधानमंत्री मोदी जो कि 3 दिन तक बनारस में रहे, उनकी कोशिश यही रही कि 2017 की तरह माहौल एक बार फिर से 2022 में बीजेपी के लिए बनाया जा सके। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी नजर आई, राहुल गांधी भी नजर आए, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, उनके साथ ममता बनर्जी भी एक मंच पर एक साथ नजर आए, और इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि इस बार यहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी। तो 7वें चरण की वीआईपी सीटों की बात कर रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही, वो आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का प्लान बी तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 10 मार्च के बाद बीजेपी का प्लान बी तैयार है। बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में प्लान बी पर काम किया जाएगा। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय देहरादून पहुंच चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो प्लान बी पर काम करें। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अगर 10 मार्च को बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो बीजेपी प्लान बी पर काम करेगी, और प्लान बी पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कैलाश विजयवर्गीय को, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। वहां का प्रभारी उनको बनाया गया था, और अब फिलहाल उनको उत्तराखंड भेजा गया है कि 10 मार्च को अगर किसी तरीके से ऐसा होता है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो फिर वहां पर प्लान बी पर काम किया जाएगा। वो प्लान बी क्या होगा वही बनाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को देहरादून भेजा गया है। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुपम जी, कैलाश विजयवर्गीय के देहरादून पहुंचने का क्या मतलब है, क्या है बीजेपी का प्लान बी? देखिए, यहाँ पे जिस तरह की जो राजनीतिक स्थिति चल रही है, तो बीजेपी को लगता है कि अगर कुछ इस प्रकार का किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में को विधायक जो जुटाने पड़ेंगे उसके लिए अभी से काम करना चाहिए। तो कई दिनों से बीजेपी इस पे काम कर रही थी, और आज कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के बड़े नेता आज वो देहरादून पहुंचे हैं। हालांकि ना ऑफिशियली इस बात में कुछ कहा नहीं, जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात करी, उनका कहना मैं अपने निजी कार्यक्रम से आया हूँ, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि यह बड़ा तैयारी है पार्टी की, और वो किसी तरीके से चाहेगी कि सरकार उत्तराखंड में बनाए। अगर इन केस कुछ विधायकों की जरूरत पड़ी तो कैसे जुटाया जाए, इसी तैयारी के अंतर्गत वो आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी समीकरण समझाने के। तो कैलाश विजयवर्गीय देहरादून पहुंचे हैं। हालांकि उनसे सवाल किया गया कि क्या वो प्लान बी पर काम करने के लिए आए हैं, तब उन्होंने कहा कि वो अपने निजी काम से आए हैं, लेकिन फिलहाल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्लान बी पर काम करने के लिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जेपी नड्डा की अहम बैठक को लेकर अपडेट आया है। बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक को लेकर अपडेट है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मीटिंग होगी, चुनावी नतीजों से पहले चर्चा की जानी है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जेपी नड्डा की अगुवाई में अहम बैठक होने वाली है। बीजेपी महासचिवों के साथ ये बैठक होगी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठक को लेकर अपडेट यह है कि चर्चा की जा रही है चुनावी राज्यों में नतीजों के बाद की स्ट्रेटजी पर। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बैठक इस वक्त चल रही, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी महासचिवों की बैठक चल रही है। चिंतन मंथन चल रहा है 10 मार्च को आने वाले नतीजों के बाद की स्थिति पर।
और चलिए बात करते हैं वीआईपी सीटों की और रुक करते हैं गाजीपुर जिले का, जहां की वीआईपी सीटें कौन कौन सी और वहां पर कौन से बड़े चेहरे हैं वो हम आपको बताते हैं। गाजीपुर की वीआईपी सीट नंबर कौन सी है? ये सीट है मोहम्मदाबाद, वीआईपी सीट नंबर 6, जहां से अलका राय एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, सिटिंग एमएलए भी हैं। सामने है शोएब अंसारी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, माधवेंद्र राय बीएसपी की तरफ से हैं, अरविंद किशोर राय हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों है वो भी समझ लेते हैं। अलका राय जो कि बीजेपी की तरफ से सिटिंग एमएलए है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनके सामने सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं चुनावी मैदान में, लिहाजा ये सीट भी वीआईपी सीट में से एक सीट बन जाती है। ये यहां की स्थिति है। वीआईपी सीट नंबर 7 की बात करते हैं, गाजीपुर सदर विधानसभा सीट, जहां से संगीता बलवंत चुनावी मैदान में है, उनके सामने है जय किशुन साहू समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, बीएसपी की तरफ से भी आप देखिए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं लौटन राम निषाद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। गाजीपुर सदर सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि संगीता बलवंत योगी सरकार में मंत्री एक बार फिर से यहां पर चुनावी ताल ठोक रही है। आगे बढ़ते हैं और जहुराबाद विधानसभा सीट की बात करते हैं, जो कि वीआईपी सीट में से एक सीट है। यह है वीआईपी सीट नंबर 8, जहां से कालीचरण राजभर है बीजेपी की तरफ से, सामने ओम प्रकाश राजभर सिटिंग एमएलए है, शादाब फातिमा बीएसपी की तरफ से हैं, कौशलेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। यह सीट वीआईपी सीट क्यों है यह भी समझ लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर 2017 में बीजेपी के साथ थे, इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं। गाजीपुर का सियासी इतिहास भूगोल 2012 और 2017 में क्या रहा था वो जानने के लिए चलते हैं सहयोगी मनु के पास। बिल्कुल अमित, अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि 2012 में गाजीपुर में क्या स्थिति रही थी और उसके बाद 2017 में कितना बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला था। ये देखिए 2012 की स्थिति ये कहती है कि 7 विधानसभा सीटें हैं गाजीपुर में, जिसमें से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा 6 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 1 गई है, कि यानी कि क्लीन स्वीप एक तरह से सिर्फ 1 सीट अन्य के खाते में यहां पर गई। 6 सीटों पर यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा 2012 में। वहीं 2017 में आप देखिए कि स्थितियां कितनी ज्यादा यहां पर बदली हैं और ये स्थितियां यहां पर बदली कि 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 और अन्य के खाते में 2, यानी कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली 2012 में, लेकिन 2017 में स्थितियां बदली और बीजेपी ने यहां पर 3 सीटों पर कब्जा किया। अमित ठीक है, 2022 की तस्वीर भी समझ लेते हैं मनु। गाजीपुर से ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, गाजीपुर की इन तीनों वीआईपी सीटों पर इस बार क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है और क्या है पब्लिक का मूड? देखिए अमित, मैं जहुराबाद सीट सबसे पहले बता दूं, ओम प्रकाश राजभर पिछली बार उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था तो उन्होंने कालीचरण राजभर को हरा दिया था, लेकिन इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ आ गए हैं गठबंधन करके, पिछली बार वो भाजपा के साथ गठबंधन में थे, और कालीचरण राजभर जो पिछली बार हारे थे ओम प्रकाश राजभर से, वो बसपा के टिकट पर लड़े थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर वो है शादाब फातिमा का। शादाब फातिमा को समाजवादी पार्टी के पहले बड़े नेता रहे शिवपाल यादव का करीबी बताया जाता था। ऐसी भी चर्चा की जाती है शिवपाल यादव ने बहुत कोशिश की थी कि शादाब फातिमा को ये टिकट मिले समाजवादी पार्टी से, लेकिन ये सीट गठबंधन में चली गई, लिहाजा शादाब फातिमा खेल बिगाड़ सकती हैं ओम प्रकाश राजभर का, और इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो उसका फायदा कालीचरण राजभर को मिल सकता है। हम गाजीपुर सदर की अगर बात कर लेते हैं, संगीता बलवंत अभी भी जो कास्ट इक्वेशन है उसके लिहाज से वहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। संगीता बलवंत ने 2017 के चुनाव में भी एक बड़ी जीत हासिल की थी और अभी कुछ समय पहले ही उनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। तो वो बिन समाज की ओर से आती है, उस समाज में उनकी अपनी पकड़ है, और बीजेपी का जो बेस वोट है वो उनके साथ अभी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर लें जमानिया की बात कर लें तो वहाँ ओम प्रकाश सिंह लड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। हम मोहम्मदाबाद सीट कर ले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 परिवारों की प्रतिष्ठा के बीच में ये सीट फंसी हुई है। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, ओम प्रकाश राजभर का इस बार बीजेपी से अलग हो जाना कितनी बड़ी चुनौती है इन वीआईपी सीटों पर गाजीपुर में? जी, चुनौती तो है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2012 में वोटर ने प्लान ए इस्तेमाल किया था, 2017 में प्लान बी इस्तेमाल किया था, अब 2022 में उसका प्लान सी क्या है, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वास्तव में कितने बड़े दिग्गज जो चुनौती भी बन सकते हैं वो वास्तव में चुनौती बने कि नहीं बन पाए, ये तो कल शाम 6 बजे के बाद एक वोट परसेंटेज और 10 बजे मतलब 10 मार्च को दोपहर 12-1 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। ठीक है मनोज जी, आप बने रहे हमारे साथ।
सातवें चरण की वोटिंग से पहले वीआईपी सीटों की बात कर रहे हैं हम। वीआईपी सीट नंबर 9 आपको दिखाते हैं, वहां पर किस तरीके का मुकाबला है वो आप समझिए। ये सोनभद्र जिले की घोरावल विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी की तरफ से अनिल मौर्य है, समाजवादी पार्टी की तरफ से रमेश चंद्र दुबे हैं, बीएसपी की तरफ से भी चुनावी मैदान में आप देखिए ताल ठोक रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से विंदेश्वरी सिंह राठौर हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि अनिल मौर्य एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने दम पर कमल खिलाएंगे। ये यहाँ का समीकरण देखने को मिल रहा है। लेकिन 2012 और 2017 में क्या कुछ इतिहास भूगोल रहा था यहाँ पर, वो जानने के लिए मनु के पास है। तो 2012 में अगर बात करें सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र में क्या स्थितियां रही थी वो हम आपको बताते हैं कि सोनभद्र की स्थितियां ये रही हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। 2012 में समाजवादी पार्टी के कब्जे में 2 सीटें 27.57 वोट शेयर के साथ बीएसपी के खाते में 1 गई, 26.08% वोट शेयर के साथ, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर गई 2012 में। वहीं 2017 में यहाँ पर स्थितियां बदली और 2017 में बीजेपी के खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 1, लेकिन एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी ने यहां पर किया, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर शून्य पर ही सिमट गई, यानी कि एक भी सीट अमित नहीं मिली समाजवादी पार्टी को 2017। मनोज जी, 2012 में बीजेपी के खाते में 0 सीटें थी और 2017 में 3 सीटें आ गई थी। 2022 में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल ही सस्पेंस फिल्म की तरह है। मतलब ये तो ठीक है कि ये बिल्कुल स्विंग 12 से 17 में स्विंग हुआ है, लेकिन अब 17 के बाद 22 में क्या होगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस का विषय है। मतलब दोनों ही ओपिनियन इतने स्ट्रांगली मिल रहे हैं, चाहे मीडिया से चाहे सोशल मीडिया से, कि वास्तव में उंगली रखना मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, रिस्की है। मतलब मैंने देखी बहुत तरह के नतीजे देखे हैं। मैंने तो 1984 में जो सबसे बड़ी वेव थी हिंदुस्तान की, उसमें मैंने चंद्रशेखर को बलिया से हारते देखा, और बल्कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में ये भी कहा, मैंने पूछा कि क्या आप देख पाए थे कि ये वेव है और आप हार रहे हैं, मतलब आप हार गए हो तो ठीक है, आपको वेव दिखाई दी। चंद्रशेखर जैसा आदमी जो जमीन से उठा था, उन्होंने ये भी कहा कि मनोज, हम जमीन से कट गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे ग्रास रूट से, हम वेव देख नहीं पाए। मतलब चंद्रशेखर जैसा आदमी बलिया से हार सकता है और उसको वेव दिखाई ना पड़े, यहां तक संभावना है। तो अब मतलब मैं और किसी की क्या बात कहूं। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ। चंदौली जिले का रुख कर लेते हैं और वीआईपी सीट नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि सकलडीहा विधानसभा सीट है। वहां पर कौन से प्रमुख चेहरे हैं आप देखिए। सूर्यमुनि तिवारी है बीजेपी की तरफ से, प्रभु नारायण यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जय श्याम त्रिपाठी है बीएसपी की तरफ से, और देवेंद्र प्रताप सिंह है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सकलडीहा सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि प्रभु नारायण यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में यहां पर साइकिल दौड़ेगी। अखिलेश यादव का जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर पाएंगे। यह है वीआईपी सीट नंबर 10। हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदौली से, उनके पास चलते हैं। नितिन, 2022 में क्या एक्स फैक्टर चंदौली में देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दे हैं और क्या है पब्लिक का मुंह? देखिए, यहाँ पे 2 विधानसभा ऐसी हैं जिसपे वीआईपी सीट आप कह सकते हैं। एक तो सकलडीहा, जिसके लिए समाज जहाँ पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है। आप कह सकते हैं आज़ादी से अभी तक 12वीं विधानसभा में इसको धानापुर से सकलडीहा किया गया, और आज की डेट तक अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी आज़ादी के बाद यहाँ से नहीं जीता है। इसलिए भाजपा ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राजनाथ सिंह की कई सभाएं इस विधानसभा में हुई है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चर्चित विधायक जिन्होंने डीएसपी से अपना सर लड़ाया था, ऐसे विधायक जो हैं वो प्रभुनाथ यादव सपा से मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सूर्यमुनि तिवारी पर दोबारा दांव खेला है। वहीं दूसरी विधानसभा सीट है जो आपको बताएं सैयद राजा है, वहां पर 2 बाहुबलियों की लड़ाई है। सुशील सिंह जो ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, और मनोज सिंह डब्लू समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं भदोही जिले का, वहां की ज्ञानपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। वीआईपी सीट में ज्ञानपुर विधानसभा सीट भी आती है। यहां से प्रमुख चेहरे कौन कौन से आप देखिए। विपुल दुबे बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, रामकिशोर बिंद समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से हैं, उपेंद्र मिश्रा बीएसपी की तरफ से हैं, विजय मिश्रा जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है वो एक बार फिर से यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों हो जाती है आप समझिए। विजय मिश्रा जो कि यहां से विधायक रह चुके हैं, उनका दबदबा माना जाता है, उनका ये गढ़ है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में, फिलहाल जेल में है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहां पर जीत दर्ज करेंगे। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, ज्ञानपुर विधानसभा सीट वीआईपी सीट में से एक सीट मानी जाती है, इस बार यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको?
देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा विषय है दंगा, तमंचा, आतंकवाद, लेकिन जो दागी उम्मीदवार हैं वो बीजेपी की तरफ से भी कम नहीं है। तो इसलिए मतलब बीजेपी का कौन सा वाला मुद्दा जो सबसे प्रभावशाली उनका मुद्दा है, वो भी वास्तव में कितना प्रभावशाली साबित होगा और क्या किसको जीत दिलाएगा, ये अभी देखने का विषय है। नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरीके से सरकार ने काम किया है और अपनी उपलब्धियों में इसे शामिल सरकार ने कर रखा है, बार बार हर मंच से इस बात का जिक्र भी होता है, इस बार ज्ञानपुर की जनता क्या इस बात को समझ पाएगी क्या? देखिए, अब यही देखने की बात है ना कि मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर में देखिए एक काम तो खैर योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया ही है, इसमें कोई शंका नहीं है कि लड़कियां निर्भीक, पहले से ज्यादा निर्भीक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बुलडोजर चलाया है माफिया की संपत्ति पे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे और अपराधियों को भी सजा दी दिलवाई है। लेकिन फिर भी देखिए, बीजेपी, एक बात ये होती है, जैसे मतलब गांधी जी का कहना था कि सत्य और अहिंसा, तो अब वो सच तो बोल ही देते थे। वो सच चाहे जितना मर्जी हो उनके खिलाफ जाए, चाहे जो उनकी जितनी मर्जी निंदा करे, आलोचना करे, वो सच बोल ही देते थे। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम दंगा तमंचा के खिलाफ हैं, तो फिर आपको दागी उम्मीदवार आपको तो बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए। ठीक है मनोज जी, भदोही से दिनेश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दिनेश, क्या भदोही की ज्ञानपुर सीट पर अभी भी विजय मिश्रा का दबदबा कायम है या इस बार पब्लिक परिवर्तन के मूड में है? देखिए, भदोही की जो ज्ञानपुर विधानसभा सीट है, विजय मिश्रा जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दबदबा यहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है कायम दिख रहा है। अब हालांकि उनके सामने बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स ने यहां आकर जनसभा की है और जो निषाद पार्टी से विपुल दुबे चुनावी मैदान में है, तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना है कि कल जो ज्ञानपुर विधानसभा सीट की जनता है वह किस पर भरोसा जताती है। आपको बता दें कि विजय मिश्रा, जिनको बाहुबली विधायक भी कहा जाता है, वो जेल में है और लगातार 4 बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी और जो निषाद पार्टी का गठबंधन है, वो उन्होंने इस सीट को चुनौती के रूप में लिया है और अब देखना है कि जो ज्ञानपुर की जनता है वह किस पर भरोसा यहां से जताती है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वीआईपी सीटों के क्रम में चलते हैं मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर। वहां पर किस तरीके का मुकाबला इस बार है वो आपको बताते हैं। मऊ की घोसी विधानसभा सीट, जहां से विजय राजभर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, सामने दारा सिंह चौहान है जो कि बीजेपी से इस बार समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, इकबाल अहमद बीएसपी से है और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका यादव है। ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि दारा सिंह चौहान जो कि मंत्री थे योगी कैबिनेट में, अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि सीट वीआईपी सीट बन जाती है। मऊ सदर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। ये वीआईपी सीट नंबर 13 है। अशोक सिंह बीजेपी की तरफ से है, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, भीम राजभर बीएसपी की तरफ से हैं, मानवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है आप ये भी समझिए। अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, वो इस बार मुख्तार की जगह पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चलते हैं मऊ के पास, मनु के पास और जानते हैं कि मऊ का सियासी इतिहास भूगोल 2012 और 2017 में क्या रहा। बिल्कुल अमित, तो बताते हैं कि 2012 और 2017 में मऊ में स्थिति क्या रही है। मऊ में दरअसल 4 विधानसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 गई थी। 2012 में बीएसपी 1, अन्य के खाते में 1 गई है। वहीं 2017 की अगर बात करते हैं, 2017 में स्थितियां बदली। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का यहां से सफाया हो गया, बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि बीएसपी 1 सीट पर ही सिमट गई यहां पर। ठीक है मनु, 2022 की तस्वीर समझ लेते हैं। चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, 2022 में इन दोनों वीआईपी सीटों पर क्या तस्वीर आपको समझ में आ रही है? आपको बता दें कि मऊ सदर की बात करें तो विधायक मुख्तार अंसारी करीब 25 सालों से विधायक रहे हैं और उनके बेटे हैं अब्बास अंसारी जो चुनावी मैदान है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से। और वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह है जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया और प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा से, जो आमने सामने की टक्कर। उससे बड़ी बात यह है कि बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी है, जो अगर जो गेम खेली है प्रदेश अध्यक्ष उतारी है भीम राजभर पर, यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई लग रही है और यहाँ पे करीब राजभर वोट ज़्यादा है, इसलिए बसपा ने गेम करते हुए तीनों पार्टियों और आप करते हुए यहाँ से माना जा रहा है तो मुख्तार अंसारी को हराने के लिए जो 25 साल का से जो विधायक है मुख्तार अंसारी, उनको तोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष इसके पहले भी चुनाव मैदान में थे जो कम वोटों से आ रहे थे। वहीं बात की जाए तो घोसी की, जहाँ पे मुख्तार अंसारी के बेटे करीब वहां पर भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीआईपी सीट नंबर 14 की बात करते हैं, फूलपुर पवई विधानसभा सीट। यहां पर किस प्रकार का मुकाबला है, कौन से बड़े चेहरे आप समझिए। यहां से राम सूरत राजभर बीजेपी की तरफ से
चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सामने रमाकांत यादव है, शकील अहमद बीएसपी की तरफ से हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहम्मद शाहिद शादाब हैं। ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है, आप ये भी समझिए। रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि यहां पर वो 2022 में साइकिल दौड़ाएंगे। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, यहां पर अगर हम फूलपुर पवई सीट की बात करें, पब्लिक का क्या मूड है, क्या मुद्दे हैं? जी, यकीनन आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और 1985 में पहली बार बाहुबली रमाकांत यादव राजनीति में एंट्री करते हैं और फूलपुर पवई सीट से कांग्रेस जे से चुनाव लड़ते हैं और उन्हें विजय हासिल होती है। उसके बाद रमाकांत यादव कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते और लगातार इस सीट से 4 बार विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद वो संसदीय क्षेत्र और संसदीय चुनाव में एंट्री करते हैं। इस सीट से अपने पत्नी को चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनकी पत्नी के सामने कांग्रेस के रामनरेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहीं के रहने वाले थे और उन्होंने चुनाव इनकी पत्नी को हरा दिया। उसके बाद रमाकांत यादव जान लेते हैं, इतिहास भूगोल भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं मनु के पास और जानते हैं कि 2012 और 17 में क्या इतिहास भूगोल। बिल्कुल अमित, तो 2012 और 2017 में आजमगढ़ में क्या रिजल्ट रहा वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए 10 विधानसभा सीटें हैं आजमगढ़ में। समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें थी 2012 में, जबकि बीएसपी के पास 1 सीट रही 2012 में। लेकिन 2017 में यह स्थितियां बदली। 2017 में स्थितियां बदली कि समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें, बीएसपी 4, जबकि बीजेपी 1 सीट जीतने में यहां पर कामयाब जरूर हुई। बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा पलटवार यहां पर नहीं दिख रहा है आजमगढ़ में। अमित, चुनौती है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करने की। और मिर्जापुर सदर सीट की बात कर लेते हैं, वो भी वीआईपी सीट में से एक सीट है। यहां से रत्नाकर मिश्रा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, कैलाश चौरसिया है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, राजेश कुमार पांडे है बीएसपी की तरफ से, राजन पाठक है कांग्रेस की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है, आप ये भी समझिए। रत्नाकर मिश्रा एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं और पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से वो जीत दर्ज करेंगे। चलते हैं मनु के पास और जानते हैं मिर्जापुर में क्या स्थिति। बिल्कुल अमित, तो मिर्जापुर की स्थितियां हम अपने दर्शकों को समझाते हैं कि यहां पर क्या स्थितियां 2012 में रही। 5 सीटें हैं मिर्जापुर में, समाजवादी पार्टी के पास 3, बीएसपी के पास 1 है। वहीं 2017 के अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो 2017 में बीजेपी के खाते में 4 सीटें। बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला, समाजवादी पार्टी का पत्ता ही साफ हो गया 2017 में। ठीक है, मिर्जापुर से सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कहती है मिर्जापुर की जनता 2022 के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, अगर हम मिर्जापुर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे रत्नाकर मिश्रा 2017 में जीते थे, कैलाश चौरसिया को भारी मतों से यहाँ पे हराया था। हम 2022 की बात करें तो इस बार जो समीकरण जो 2017 में खराब किया था वो परवेज खान बीएसपी से खड़े हो गए थे, तो एक वोट बड़ा वोट जो है वो परवेज खान की ओर कन्वर्ट हो चुका था। इस बार समाज सपा से कैलाश चौरसिया है और परवेज खान या बीएसपी से जो कैंडिडेट है राजेश पांडे, वो उतनी तगड़ी फाइट नहीं दे पा रहे हैं जो इसके पहले बीएसपी ने दी थी। तो ये बेनिफिट कैलाश चौरसिया को जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर हम मिर्जापुर नगर विधानसभा करें, यहाँ पे वैसे मतदाता भारी संख्या में यहाँ पे हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा है, वो निर्णायक की भूमिका में होती हैं। और बीजेपी का जो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जौनपुर का रुख करते हैं और यहां की वीआईपी सीट को समझते हैं। जौनपुर सदर विधानसभा सीट, यहां से बड़े चेहरे हैं गिरीश चंद्र अग्रवाल बीजेपी की तरफ से, सामने मोहम्मद अशरत खान है समाजवादी पार्टी की तरफ से, सलीम खान है बीएसपी की तरफ से, नदीम जावेद है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये सीट वीआईपी सीट क्यों बन जाती है, आप समझिए। ये सीट वीआईपी सीट इसलिए बन जाती है कि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि गिरीश चंद्र यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत दर्ज करेंगे। योगी कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं, लिहाजा 5 साल के कामकाज के आधार पर वो पब्लिक से वोट की अपील कर रहे हैं। और मनोज हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज, जौनपुर से इस बार क्या अपडेट, क्या जानकारी है 22 के लिए? देखिए, अगर 22 की बात करें जौनपुर सदर सीट से, तो जहां योगी सरकार में मंत्री रही गिरीश चंद्र यादव मैदान में है, तो वही असद खान को समाजवादी पार्टी ने एक मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस के नदीम जावेद और बसपा से जो है सलीम खान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्दी वापसी।